हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दो टॉपिक को कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे लेकिन जल्दी कवर करेंगे क्योंकि अभी 66 बीपीएससी का मेन सामने है और बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि कोविड-19 सेकेंड वेव के साथ इकोनॉमिक रिकवरी और उसके साथ में वैक्सीन डिप्लोमेसी आप बता दीजिए शॉर्ट में। तो मेरा यही प्रयास है और ये टॉपिक्स चूंकि अगले एक साल तक तो रेलेवेंट रहेंगे ही, तो जो भी एग्जामिनेशंस आपकी एक साल तक है आप इसको देख लेंगे, इंक्लूडिंग दोज हु आर गोइंग टू appear for the interviews. So, without wasting our time, I am Deepak and you're watching me on ISPCS Factory. So, let's start the first topic and the first topic is COVID-19 and second wave. इसको हम करेंगे। देखिए क्या हुआ ना कि हमारे यहाँ 5 राज्यों में करीब चुनाव हुए, उसके बाद शाही स्नान कुंभ हुआ जिसमें लाखों लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। हमने नॉन प्रिपेयर्डनेस बरती थी, यानी डावोस जो मीट हुआ था जनवरी एंड में, इस साल के एंड में, तो वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था वी हैव वॉन द कोविड वॉर, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ 11,000 केसेस आ रहे थे और हमने नॉन प्रिपेयर्डनेस दिखाई, ऑक्सीजन की जो डिमांड्स थी उसकी पूर्ति नहीं की, हमने उस तरह के प्लांट्स नहीं बैठाए और नतीजा हुआ कि हमारे देश में सेकेंड वेव जो है वो आ गया। और देखिए अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, मेरा यहाँ फोकस मेनली इम्पैक्ट पे है और इम्पैक्ट से उसके बाद आप इकोनॉमिक रिकवरी पे आप लिख लेंगे, उसके भी मैंने कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं। देखिए बिहार की स्पेशल रेफरेंस में अगर आप लिखेंगे तो माइग्रेंट्स आपको पता है आउट माइग्रेशन यानी एमाइग्रेशन बिहार में बहुत ज्यादा है। करीब 12 करोड़ की आबादी में या 11 करोड़ कह लें, 1 करोड़ लोग जो है बिहार से बाहर रहते हैं, जिसमें से 30 लाख लोग इंटर स्टेट माइग्रेंट्स हैं, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। अब सोचिए इन 30 लाख लोगों में से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को अपने घर पे आना पड़ा और घर पे आना पड़ा तो उससे रिलेटेड जो है क्या यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, नहीं है, तो वो क्राइसिस हुई। देखिए सप्लाईज इंक्लूडिंग द फूड सप्लाईज, इन सारी चीजों का कट ऑफ हो गया क्योंकि कई सारे राज्यों ने क्या किया, अपना स्टेट हाईवे पे बैन लगा दिया, ठीक है, तो सप्लाईज कम हुई। आयात और निर्यात यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वे बैडली अफेक्टेड, इन पे बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि कई सारे देश क्या करते हैं, अपने देश को प्रायोरिटी देने लगते हैं, दूसरा उनको कोविड का डर लगने लगता है, तो आपको पता है कि फ्लाइट की रिस्ट्रिक्शंस कर दी जाती हैं, ठीक है, तो ये भी इस समय हुआ था। अभी भारत बात भी कर रहा है अमेरिका से कि कैसे इसको जो है फिर से शुरू किया जाए सारे सेवाओं को। देखिए फूड सिक्योरिटी वॉज हैम्पर्ड, खाद्य सुरक्षा और खासकर जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो हाशिए पे पहुंच गया समाज है ना, उस पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि उनकी जो बेसिक इनकम है वो छिन गई कोरोना के कारण। देखिए कृषि, आपको पता है ऑलमोस्ट 49% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड इफ द प्राइसेस ऑफ द एग्रीकल्चर डिक्लाइन सो व्हाट हैपेंस, कृषि की जो मूल्य है, उनके भाव है वो गिर गए तो उनकी जो बेसिक इनकम है जो फार्मर्स की वो गिरेगी। बेरोजगारी, मैंने बताया कि माइग्रेंट्स रिटर्निंग होम, जो काम काज मजदूर हैं वो जब गए थे बाहर में तो दे रिटर्न होम, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ है। मान लीजिए आपके गांव में मजदूर आ गया, वो क्या करेगा, वहां मछली पालन करेगा या फिर कोई पहले से रोजगार तो है नहीं उसके पास, ठीक है। देन एविएशन सेक्टर इज ऑल्सो देयर, जो हमारा फ्लाइट्स होता है इस पे बैन लगा दिया गया देशों में कि हाँ भाई उनके यहाँ कोविड का स्प्रेड ना हो, और इससे जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है तो ये प्रभावित हो गया और इससे रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं जैसे हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, ये सारे अफेक्ट हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड वेव में ये लिखना है कि वैक्सीन नेशनलिज्म का एक कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर के आया है। इसका मतलब ये है कि देश, जितने भी देश हैं वो अपने अपने नागरिकों के लिए सबसे पहले वैक्सीन प्रोवाइड करने में लग गए और इसके लिए प्री परचेज एग्रीमेंट्स उन्होंने साइन कर लिया जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ। तो वैक्सीन नेशनलिज्म इंडिया में भी देखने को मिला। आपको पता है कि हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू करी थी, उस वैक्सीन डिप्लोमेसी में हम कई सारे देशों को जो है गिफ्ट के तौर पे या फिर पैसा लेकर के हम प्रोवाइड कर रहे थे, वो काफ़ी हैम्पर हो गया, इंक्लूडिंग हम भूटान और बांग्लादेश को नहीं दे पाए, जिसके कारण आज चाइना देखिए जो है भूटान के साथ, ये बांग्लादेश के साथ या फिर अदर जो साउथ एशियन नेशंस हैं उनके साथ मिलकर के वैक्सीन प्रोवाइड कराने में लगा है और उसको हम आगे वैक्सीन डिप्लोमेसी में डिस्कस भी करेंगे। देखिए जो कोविड को छोड़ करके अन्य सेवाएं हैं ना, दे वर बैडली अफेक्टेड, बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुए। जैसे मान लीजिए कि मैटरनल हेल्थ है, महिला का जो अगर बच्चे का डिलीवरी होना है तो वो प्रभावित हो गया। देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा लोगों से पैसा चूसा है, ये सबको पता है। आपको पता है लोगों ने लाखों गंवा दिए अपने,
ठीक है, जरूरत नहीं है फिर भी उनको रखा गया, तो ये बात आप जरूर मेंशन करेंगे। मोर देन 4 लाख केसेस आने शुरू, मतलब एक दिन में 4 लाख से भी ज्यादा केसेस आने लगे। हम दुनिया के ऑलमोस्ट सारे देशों को सरपास कर गए इस मामले में, नंबर ऑफ पर डे की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा सेकेंड वेव में कमी दिखी, वेंटिलेटर्स का कमी दिखा। हालांकि ये बात अलग है कि हमने जो है वो ये कहा कि हम ऑक्सीजन का प्लांट लगाएंगे, क्योंकि हमको जो पिछले साल पीएम केयर फंड में पैसा मिला था उससे। लेकिन क्या ये अप्रोच सही था कि हम सेकेंड वेव जब आ गया उसके बाद प्लांट्स लगाएंगे? ये काम पहले किया जाना चाहिए था। बेड्स नहीं मिला, बेड्स की बहुत ज्यादा क्राइसिस हुई थी, मुझे खुद कोविड हुआ था, मतलब बेड्स मिल ही नहीं रहे थे, लिटरली ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, मतलब आई वॉज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। तो बट एनी समहाउ जो है चीज़ें मैनेज हो गई और बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो बैड लक हुआ। मेरे गांव में कई सारे लोगों का डेथ हो गया। तो आप डेथ्स को जरूर बताएंगे कि इस कोविड में बहुत सारा डेथ हुआ है, जबकि फर्स्ट वेव में ऐसा नहीं हुआ था। एमएसएमई जो है ना वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गया, क्योंकि आपको पता है कि इस पे मोस्टली वही लोग डिपेंडेंट हैं जो गरीब हैं। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है ये, इनको लोन कैसे मिलेगा? बैंक्स खुद ही क्राइसिस में चल रहे हैं, लोन नहीं मिलेगा और रीपेमेंट ये कर नहीं पा रहे हैं, तो एक वीसीएस साइकिल बन जाएगा ना। जब लोन ही नहीं मिलेगा, रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगेन देयर कम्स अ वीसीएस साइकिल। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओवरऑल भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रीप नहीं कर पा रही। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि क्लस्टरिंग हो और उस क्लस्टरिंग से ज्यादा इफिशियंसी को प्रमोट किया जा सके, जिससे कि कम दाम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। इनपुट प्राइस और आउटपुट प्राइस बोथ वेयर अफेक्टेड। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अफेक्ट हुआ। तो अगर इन सारी चीजों को आप देखेंगे तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग वाज बैडली अफेक्टेड। घरेलू हिंसा मींस डोमेस्टिक वायलेंस गॉट डबल्ड, इंक्लूडिंग इन द फर्स्ट वेव। फर्स्ट वेव में भी हुआ था, सेकंड वेव में हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन ऐसा हुआ ना कि महिलाएं घर में कैद हो गई, क्योंकि हमारा समाज एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है और महिलाओं के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत ही कम है। आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देख सकते हैं वुमेन का, दैट इज वेरी लेस, अराउंड 20 to 23% इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन। सो द इकोनॉमिक स्ट्रेस इज हार्ड, इकोनॉमिक स्ट्रेस और इकोनॉमिक हार्डशिप इज मोर फॉर द वुमेन। देन सीनियर सिटीजन्स का आप थोड़ा सा सोशल कंसर्न दिखाएंगे कि इनकी जो हेल्थ है वो बुरी तरह अफेक्ट हुई, इनका जो इंटरेक्शन है विद देयर कलीग्स वो नहीं हो पाया, पार्क्स में घूमने नहीं गए, तो ओवरऑल जो इनका और लाइफ स्टाइल हो गया वो काफी लेथार्जिक हो गया, एंजाइटी, टेंशंस एंड ऑल दोज साइकोलॉजिकल इश्यूज दैट दे हैव। चिल्ड्रन जो है उनको भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा ड्यू टू द लॉकडाउन सिचुएशन दैट वी फेस्ड अगेन, क्योंकि स्कूल्स फिर से क्लोज हो गए। वायलेंस एंड अब्यूज घरों में होना शुरू हो गया, क्योंकि अदर मेंबर्स क्या करते हैं ना कि जब उनको प्रॉब्लम होगी तो बच्चों पे निकालते हैं। ये नॉट ओनली द मार्क्सिस्ट ये थ्योरी ही नहीं है, ये मतलब ओवरऑल भी ये सच्चाई है, और जो इनकी कमीशन है एनसीपीसीआर वो भी मानता है। लर्निंग क्राइसिस बच्चों में देखने को मिली है। देखिए स्कूल्स तो बंद हो गए ना, अगर कुछ ऑनलाइन एजुकेशन चल भी रहा है तो किनका चल रहा है? जो अपर मिडिल क्लास है या फिर रिच क्लास है उनके लिए चल रहा है। जो गांव में स्कूल्स हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, दलित स्टूडेंट्स हैं, क्या वो पढ़ाई कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन प्रीडेटर्स आ गए हैं। देखिए बच्चे जो है ना वो साइबर बुलिंग इन सब चीजों के शिकार होते जा रहे हैं। इम्यूनाइजेशन बच्चों का जो टीकाकरण है वो अफेक्ट हो गया है। ड्रॉप आउट्स बढ़ेगा, मतलब बच्चे स्कूल से बाहर होने लगेंगे, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी फैमिली की खराब होगी, तो उससे चाइल्ड मैरिज भी बढ़ेगा। क्योंकि पता है ना कि चाइल्ड मैरिज करने का एक ये भी पर्पस था, न केवल उसका जो है वो रिलीजियस कारण नहीं था, ये भी था कि चाइल्ड मैरिज कर देंगे तो खर्चे कम लेंगे, क्योंकि एजुकेशन पे बहुत खर्च होता है। और इससे प्रोस्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिला है। एक मैं रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें कि इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए प्रोस्टिट्यूशन जो है, एक तरफ ये भी है कि प्रोस्टिट्यूशन कम भी हुआ है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन बढ़ा भी है फॉर इकोनॉमिक सर्वाइवल इलीगल तरीके से। ठीक है, तो पुलिस ऑपरेशन बढ़ा, इसमें पुलिस जो है थोड़ा सा अपना अत्याचार वाला रोल भी दिखाई, हालांकि पुलिस ने बहुत अच्छे काम भी किए थे और ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस देखने को मिले, मानवाधिकार का जो उल्लंघन हुआ। संघवाद, फेडरलिज्म का भी इम्पैक्ट बुरा देखा, क्योंकि जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ड्यूज थे स्टेट गवर्नमेंट्स की उनको नहीं दे पाई, जिससे उनकी फर्दर फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला। साइकोलॉजिकल जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या इम्पैक्ट हुआ, तो टेंशन बढ़ा, एंजाइटी, चिंता बढ़ी, अल्कोहलिज्म बढ़ा, मतलब लोगों में अकेलापन बढ़ा तो शराब पीना शुरू किया, और भी ज्यादा आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन बढ़ा है। तभी तो कहा जाता है ना कि हम कहें कि फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें, सोशल डिस्टेंसिंग ना कहें। हाइजीन की दिक्कत आई, क्योंकि एक ही रूम में बहुत सारे लोग, आप इसमें धारावी का एग्जाम्पल जरूर दीजिए।
मुंबई में ये स्लम है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। देखिए वे अहेड में इन्हीं सारे को अगर एड्रेस कर देंगे तो हो जाएगा। फिर भी मैं कुछ बता दे रहा हूं। देखिए फर्स्ट वेव में जिस तरह से फिस्कल स्टिमुलस पैकेज हुआ, घोषित हुआ, उसी तरह का इकोनॉमिक रिकवरी प्लान्स की हमारे यहां जरूरत है। और 20 लाख करोड़ का जो वो फिस्कल स्टिमुलस था, उसी तरह के प्लान्स को हम फिर से लाएं। आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में कई सारे, हालांकि इन्होंने किए भी हैं, ऐसा नहीं है, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में बदलाव करे। फूड का जो है वो राइट टू फूड रियल मायने में इंश्योर किया जाए, जो एनएफएसए हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है। राइट टू एक्ट को इंश्योर किया जाए, जैसे मनरेगा के तहत जो ग्रामीण लोगों को मिला है, तो क्या शहरी लोगों तक हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं? शहर में भी तो गरीब रहते हैं, तो उन तक एक्सटेंड करें। ऑयल प्राइसेस आपको देख रहा है, तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो सरकार अपनी एक्साइज हो या फिर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के थ्रू इसको कम करने का प्रयास करे। जिस तरह से हमने नॉन प्रिपेयर्डनेस दिखाई थी और सेकंड वेव आया था, प्रिपेयर्डनेस दे, आत्मनिर्भर को हम ज्यादा बल दें। ग्लोबल लेवल पे लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलकर के हम अलायंस बनाएं, जिससे कि वैक्सीन को भी सप्लाई में कोई दिक्कत ना हो, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ज्यादा से ज्यादा, सहकारी संघवाद को हम बढ़ावा दें, जिसमें जो यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन है इंक्लूडिंग द सेंटर, वो मिल करके कोऑपरेट करें। इंक्लूडिंग आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देना चाहिए, यानी प्रतिस्पर्धी संघवाद। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि पीएम गरीब कल्याण योजना है या फिर पीएम किसान है, तो किसानों के लिए अलग स्कीम्स, ट्राइबल के लिए अलग स्कीम्स। आप जितना लिख सकते हैं उतना लिख सकते हैं, जितना आपका स्पेस होगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड टॉपिक एंड दैट इज वैक्सीन डिप्लोमेसी। क्या है वैक्सीन डिप्लोमेसी? देखिए इसका सबसे पहले ना आप मतलब जान लीजिए कि इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब ये है ना कि ये एक ब्रांच है हेल्थ डिप्लोमेसी का, ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी का ये एक ब्रांच है, ताकि देशों के बीच रिश्तों में सुधार लाया जा सके। इसमें क्या हुआ कि हमने कोविड-19 की वैक्सीन को दिया, अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको दिया, या फिर जो हमारे पार्टनर कंट्रीज हैं, मोर देन 95 कंट्रीज को हमने प्रोवाइड किया। पहला बैच तो हमने भूटान और मालदीव को गिफ्ट के रूप में दे दिया, ठीक है। ये जनवरी 2021 से शुरू भी हो गया था, एक ही साथ शुरू हुआ, भारत में भी और विदेशों को भी हमने भेजना शुरू किया, जिसके अपने क्रिटिसिज्म भी होंगे, हम आगे देखेंगे उसको। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के लिए बेनिफिट्स क्या है। तो कई सारे बेनिफिट्स आप दे सकते हैं, जैसे यहां पे मैंने लिख रखा है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, एक एक करके हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स आप लिखेंगे कि लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए एक गुडविल जेनरेट करेगा देशों में। दूसरा होगा कि ये हमारे नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है उसको प्रमोट करेगा। तीसरा होगा कि जो चाइनीज वैक्सीन है या मास्क डिप्लोमेसी है हमारे नेबरहुड में, तो उसको ये कम करेगा। चौथा होगा जहां यूएस और यूरोपियन देश जहां अपने देशों की सुरक्षा में लगे हुए थे, भारत जैसे देशों ने दूसरे देशों को वैक्सीन दी, तो ये सब स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स में आप गिनाएंगे। दूसरा हमारे सामने है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। देखिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स में आप ये कर सकते हैं कि इंडिया एक ग्लोबल सप्लाई सेंटर बन सकता है, और हमारी फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है, जीडीपी को बूस्ट मिलेगा, हमारी इकोनॉमी रिवाइवल की तरफ जाएगी। तीसरा आप लिखेंगे कि देख रहे हैं यूएस और चाइना में एक नए तरह के कोल्ड वॉर चल रहा है, तो ऐसे में अगर भारत का जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है वो उससे ऊपर उठ करके और ये कोल्ड वॉर वगैरह को विराम देगा, ठीक है। चौथा देखेंगे इंटरनेशनल फोरम्स जो भी हैं, जैसे मान लीजिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो वहां पे हमारी क्लाउड जो है, हमारी से या हमारी जो बातें हैं वो ज्यादा मायने रखेंगी, और हम उसमें जो है जो एक ग्लोबल लीडरशिप की भूमिका निभा सकते हैं। ये मैंने अभी टर्म डिस्कस किया था वैक्सीन नेशनलिज्म। देखिए वैक्सीन नेशनलिज्म अभी मैंने कॉन्सेप्ट बता ही दिया है कि इसका मतलब है कि अपने देश के लोगों को पहले वैक्सीन देना। सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट नया है। जब 2009 में H1N1 फ्लू आया था तो उस समय भी ये कॉन्सेप्ट काफी फेमस हुआ था। तो वैक्सीन नेशनलिज्म को विराम मिलेगा इससे, ठीक है। जब वैक्सीन डिप्लोमेसी जो है ना उल्टा है वैक्सीन नेशनलिज्म के। उसके बाद आप लिखेंगे कि जो WHO का ये प्रोग्राम है, WHO बैक्ड प्रोग्राम है कोवैक्स फैसिलिटी, तो इसको बढ़ावा मिलेगा। इसमें क्या है ना कि लोअर इनकम कंट्रीज जो हैं उनको वैक्सीन को सप्लाई किया जा सके। फिर मल्टी लेयर डिप्लोमेसी को भी प्रमोशन मिलेगा, जैसे कि हमने क्वाड, जो आपको पता है ये क्वाड 4 देशों का समूह है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। तो इन लोगों ने, इनका क्या टारगेट है कि 1 बिलियन डोज जो है ना वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को
हम वैक्सीन प्रोवाइड करें। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य बेनिफिट्स को भी आप लिख सकते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में या फिर अदर देशों के साथ रिश्तों में सुधार होगा, और भारत ने जो HCQ है या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उसकी जो निर्यात है उस पर बैन को हटा दिया। रेमडेसिविर हमने लोगों को दिया है, फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स प्रोवाइड किए हैं, वेंटिलेटर्स दिए हैं, हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की है, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स चलाए हैं अपने नेबर्स के लिए, हमने अपने साइंटिस्ट्स को भेजे हैं उनके यहाँ। अगर थोड़े नंबर्स की बात करें ना तो हमने करीब 66 मिलियन वैक्सीन को भेजा, और वो प्रोग्राम का नाम है वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं कुछ कंसर्न्स को, इससे कुछ कंसर्न्स भी संबंधित हैं। देखिए, एक तो हमने बता ही दिया कि वैक्सीन नेशनलिज्म वैक्सीन डिप्लोमेसी के बिल्कुल खिलाफ है, और खासकर जब कोरोना का सेकंड वेव आया तो हमने अपने नागरिकों को प्रायोरिटाइज किया, और आगे मैं बताता हूं कि उसमें क्या हुआ। देखिए, अभी एक इनिशिएटिव चल रहा है जो चाइना द्वारा लीड किया जा रहा है, उसका नाम है साउथ एशियन इनिशिएटिव फॉर कोविड-19 वैक्सीन एंड पॉवर्टी एलिविएशन भी इसमें जोड़ लेंगे, पॉवर्टी एलिविएशन भी है इसमें। ये चाइना एक प्रोग्राम चला रहा है ताकि साउथ एशिया के देशों को वैक्सीन को प्रोवाइड करा सके। तो इसमें बस इसको कहा जा रहा है ना कि ये चाइना के द्वारा हिमालयन क्वाड बना रहा है, और सार्क माइनस इंडिया कहा जा रहा है। हालांकि इसमें भूटान भी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी आपने न्यूज में सुना होगा 2-3 दिन पहले कि बांग्लादेश ने इनवाइट किया है कि भारत जो है आकर के इसको ज्वाइन करे, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात साफ साफ कर दी गई है कि भारत इसको नहीं ज्वाइन करेगा, किसी भी इस तरह के इनिशिएटिव को, जब तक हमारे जो बाउंड्री के डिस्प्यूट्स चाइना के साथ चल रहे हैं वो रिजॉल्व नहीं हो जाते हैं। तो दिक्कत ये आई ना, क्यों ये इनिशिएटिव में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश को हमने कोविड-19 के वैक्सीन प्रोवाइड करे थे, वहां पे बहुत सारे लोगों को फर्स्ट डोज लग भी गया था। सेकेंड डोज के समय क्या हुआ कि ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ गई, और प्रॉब्लम आई तो हमने उनको वैक्सीन दी नहीं, तो वो ऑफकोर्स चाइना के पास जाएंगे। हमारी प्लानिंग पुअर नहीं थी, मैं ऊपर ही बता चुका हूं। एक दिक्कत ये थी ना कि हमने डोमेस्टिक लेवल पे और मैत्री प्रोग्राम इन दोनों को साथ साथ शुरू कर दिया, थोड़ा सा इसमें प्लान्ड वे में करना चाहिए था। और दिक्कत ये आ गई ना कि जब सेकंड वेव आया तो हम जो नेट, इसको ऊपर वाले पहले टॉपिक में भी लिख लेंगे कि हम नेट एक्सपोर्टर जो वैक्सीन के थे, निर्यातक थे हम, ओवरऑल हम आयातक बन गए, नेट इंपोर्टर बन गए। और आपने देखा होगा हमने क्या क्या साइन किया कि हमें स्पुतनिक 5 चाहिए, या अमेरिका की कुछ कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, तो हमने उनसे कहा कि हाँ आप भी वैक्सीन दीजिए। अमेरिका की कुछ और कंपनीज हैं, उनसे हमने मॉडर्ना से मांगी, फाइजर से हमने मांगा, तो हम नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर हो गए। देखिए, कंक्लूजन में आप कहिए ना कि हमेशा से देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंस, वी नीड टू बैलेंस द डोमेस्टिक नीड्स एंड डिप्लोमेटिक कमिटमेंट्स। हमें अपनी जो है घरेलू आवश्यकताओं को, जो कूटनीतिक हमारे कमिटमेंट्स हैं, उनसे बैलेंस करने की जरूरत है। उसके साथ साथ हमें प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है कि हमें कितनी वैक्सीन रिक्वायर्ड है, हमारे प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसे या ICMR जैसे वेरियस स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के चलने की जरूरत है। यानी एंटिसिपेट करें हम अपनी नीड्स को, ग्लोबल कमिटमेंट्स को, ग्लोबल नीड्स को, हम R&D पे खर्च करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे रिसर्च करें, दूसरे देशों से जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनसे कोलैबोरेशन करें, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगाएं, बहुत सारे मेजर्स को आप गिना सकते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट में हमने इन 2 टॉपिक्स को कवर करे हैं, विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 66th BPSC एज वेल एज द UPSC का जो एग्जाम्स होगा या UPPCS, तो आप इसको देख लेंगे। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड सो दैट द genuine effort is recognized. Thank you very much.